हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक लिटरेरी टर्म्स को लेके जिसका नाम है एलिजी। ठीक है, ये एलिजी वर्ड आप लोग ने काफ़ी सुना होगा। ठीक है, लेकिन इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसका कितना टाइप्स होता है, इसका थीम क्या है, ओरिजिन कहाँ पे हुआ था और कैसे विद द टाइम ये डेवलप हुआ है, इसका एक डिटेल्स एक्सप्लेनेशन आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए बिना कोई लेट कर शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एलिजी का डेफिनेशन कि व्हाट इज़ एन एलिजी। ओके, तो एकदम आसान भाषा में बताया जाए तो एलिजी मतलब होता है अ पोएम ऑफ लैमेंटेशन। ठीक है, अ पोएम ऑफ एक्सप्रेसिंग सॉरो। ठीक है, ऐसा है पोएम जहाँ पे जो पोएट है वो अपना दुख दर्द बयां करते हैं। किस लिए दुख दर्द? क्योंकि कोई चल गया है, किसी का डेथ हो गया है या किसी का लॉस हुआ है। जनरली लॉस यानी यहाँ पे मतलब ह्यूमन लाइफ का लॉस ही समझाया जाता है ज़्यादातर 90% केस में। ओके, सो वही है एलिजी कि एक पोएट जब एलिजी लिखते हैं तो वो अपना कोई नियर एंड डियर वन जिसका डेथ हो गया, जो उनका बहुत चाहिए थे, उनका ही मेमोरी में वो फिर वो अपना दुख दर्द बयां करके ये एलिजी लिखते हैं। तो एलिजी को हम लोग इन शॉर्ट अ पोएम ऑफ लेमेंटेशन कह सकते हैं। ठीक है, अब अगर एलिजी का एटिमोलॉजी देखा जाए कि कहाँ से ये एलिजी वर्ड आया है, तो एक्चुअली ये एक ग्रीक वर्ड एलेगॉस से आया है। अब ये एलेगॉस का मतलब क्या है? इसका मतलब है सॉन्ग। ओके, तो अच्छा, अब आपको लगेगा कि अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया कि एलिजी का मतलब होता है कि लैमेंटेशन। ठीक है, लेकिन जो वो आया है एलेगॉस से, तब तो एलेगॉस का मतलब डेथ या लैमेंट या फिर मोर्निंग, ऐसा कुछ मतलब दुख दर्द भरा कोई अर्थ होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे सॉन्ग क्यों है? मतलब कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि सैड सॉन्ग या फिर हैप्पी सॉन्ग या फिर मॉर्निंग सॉन्ग या कुछ कुछ नहीं, सिर्फ सॉन्ग। ऐसा क्यों? ये इतना जनरलाइज्ड क्यों है? इसका पीछे भी एक स्टोरी है या एक एक्सप्लेनेशन है, उस पर हम लोग थोड़ा देर बाद आता है। पहले ऊपर की चीज़ समझ लेते हैं। ओके, तो जैसे मैंने बोला कि एलिजी एक किसी के डेथ को लेकर के लिखा गया एक मोर्नफुल पोएम है जिसमें पोएट लैमेंट करते हैं, मोर्न करते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा ब्रॉडर सेंस में भी लिया जाता है। एक तो हो गया थोड़ा इंडिविजुअल सेंस या पर्सनल सेंस, जहाँ पे कोई एक विशेष व्यक्ति का मृत्यु के बाद उसको लेकर के लैमेंट किया जाता है। और कोई ग्रुप, हालांकि ग्रुप में पीपल का डेथ को लेकर लैमेंट करना उतना मतलब कॉमन तो नहीं है, रेयर है, बट हाँ उस वैसा एलिजी भी देखा जाता है। ठीक है, और अगर एक ब्रॉडर सेंस में, एक यूनिवर्सल सेंस में देखा जाए तो जो ह्यूमन मोर्टालिटी है, ठीक है, मतलब डेथ इन जनरल, ठीक है, कि आदमी का जो लाइफ है वो बहुत शॉर्ट लिव्ड है, ट्रांजिटरी है। डेथ कोई भी टाइम आकर के उसको ख़त्म करके जा सकता है। तो ये जो एक कॉमन यूनिवर्सल दुख का बयां है, दास्तां है कि डेथ, मृत्यु इन जनरल, तो उसको लेके भी एलिजी लिखा जाता है। तो एलिजी पर्सनल लैमेंटेशन को लेके भी हो सकता है या कोई यूनिवर्सल लॉस का ऊपर कॉन्टेम्पलेशन भी हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं ये जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले सॉन्ग का बारे बताया कि सिर्फ इतना जनरलाइज्ड अर्थ क्यों है, सैड सॉन्ग या ऐसा कोई मॉर्निंग क्यों नहीं है, उसका बारे आइए अब जानते हैं। तो एलिजी का ओरिजिन एंड हिस्ट्री, एलिजी जहाँ से पहली बार आया उसका हिस्ट्री क्या है, कैसे वो डेवलप किया। ठीक है, तो एक्चुअली में एलिजी जब इन्वेंटेड हुआ था, एलिजी का ओरिजिन जहाँ से हुआ था कि ग्रीक लिटरेचर में पहली बार एलिजी यूज हुआ था। तो क्लासिकल लिटरेचर में, इन ऑर्डिनेट अगर हम लोग इन जनरल पकड़ ले तो क्लासिकल लिटरेचर, एंशिएंट क्लासिकल लिटरेचर, मतलब क्या, मेनली ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर, तो यही दोनों में एलिजी जो है ना ये काफ़ी फेमस था और उसी से पहली बार इसका शुरुआत हुआ था। तो तब एलिजी मतलब स्पेसिफिकली किसी का डेथ में होया गया लैमेंटेशन नहीं समझाया जाता था। तब एलिजी मतलब कोई भी पोएम था, लेकिन उसको दो शर्त था। ठीक है, दो शर्त, या कह लीजिए कि दो शर्त भी नहीं, एक ही शर्त मेनली था। प्राइमरी देयर वाज वन कंडीशन दैट द पोम शुड बी रिटन इन एलिजियक मीटर। अब ये एलिजियक मीटर क्या होता है? एलिजियक मीटर एक्चुअली एक कपलेट है। कपलेट यानी राइमिंग लाइंस, टू राइमिंग लाइंस, दोनों राइमिंग लाइन को एक साथ कपलेट बोला जाता है। जैसे आप लोग तो जानते हो कि जैसे आप मान लीजिए चार लाइन को जैसे एक साथ क्वाट्रेन बोला जाता है, फिर आपका तीन लाइन को एक साथ टर्सेट बोला जाता है, तो ठीक वैसे ही दो राइमिंग लाइन को एक साथ कपलेट बोला जाता है। तो ये जो एलिजियक मीटर है ना, ये भी एक कपलेट है। ठीक है, कैसा कपलेट? जहाँ पे जो पहला लाइन है वो एक डेक्टाइलिक हेक्सामीटर होता है और जो सेकंड लाइन है वो एक डेक्टाइलिक पेंटामीटर होता है। ठीक है ना। अब सवाल आ गया कि भैया ये डेक्टाइलिक हेक्सामीटर भी क्या होता है और डेक्टाइलिक पेंटामीटर भी क्या होता है, डेक्टाइलिक चीज़ ही क्या है?
है ना। चलिए अब मीटर के बारे तो आप लोगों को पता होगा। मीटर इन शॉर्ट अगर बताएं तो कोई भी रिदमिक जो कंपोजिशन होता है, कोई जैसे जिसमें रिदम हो, जिसमें राइम हो, पोएम मेनली, ठीक है, तो उसमें जो एक एक लाइन रहता है ना, ठीक है, उसमें कितना मीटर है, ओके, आई मीन कितना उसमें मेट्रिकल फुट है, उस हिसाब से हम लोग जज करते हैं। जैसे मान लीजिए एक कोई पोएम, जैसे रॉबर्ट बर्न्स का एक काफ़ी फेमस पोएम था, उसका अगर एक लाइन को मैं कोट करूँ कि माई लव इज़ लाइक अ रेड रेड रोज, तो ये जो एक स्टेटमेंट हुआ, जो पहला स्टेटमेंट हुआ माई लव इज़ लाइक अ रेड रेड रोज, तो इसमें देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग को देखना पड़ेगा जो मीटर है या जो फीट का मैं बात बता रहा हूँ, ये पूरा सिलेबल का मतलब कंसेप्ट से बधा हुआ है, ठीक है। मीटर इज मीटर नहीं, पहले फुट का अगर बात करें कि मेट्रिकल फुट इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स, ठीक है। जैसे कोई चीज़ जो जब हम लोग एक पोएम का लाइन को पढ़ते हैं तो उसमें जितना भी सिलेबल्स रहता है, सारा सिलेबल्स को एक तरीके से तो नहीं पढ़ते ना, ठीक है। जैसे माई लव, तो ये जो लव है, जब लव पढ़ रहे हैं माई लव, तो लव को थोड़ा सा स्ट्रेस दे रहे हैं ना, थोड़ा सा जोर देके बोल रहे हैं। फिर माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, तो देखिए र र इसमें ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, तो कोई कोई सिलेबल में ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, कोई कोई सिलेबल में थोड़ा कम प्रेशर पड़ रहा है। तो यही जो स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड यानी जिसमें ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, अनस्ट्रेस्ड यानी जिसमें कम प्रेशर पड़ रहा है। तो ये स्ट्रेस्ड सिलेबल और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल का एक यूनिट होता है, कॉम्बिनेशन यूनिट होता है, उसी को हम लोग फूट या मेट्रिकल फूट बोलते हैं, ठीक है। अब एक लाइन में कितना मेट्रिकल फुट वैसे रहता है उसको काउंट करके हम लोग मीटर का हिसाब करते हैं। अब पेंटामीटर यानी पेंटा शब्द का अर्थ होता है 5, तो यानी कोई अगर पेंटामीटर मतलब कैसा वो होगा कि ऐसा पोइट्री, मतलब पेंटामीटर में लिखा होगा पोइट्री, ऐसा पोइट्री है जिसमें हर लाइन क्या होता है, 5 फुट उसमें रहता है, यानी 5 सिलेबल का कॉम्बिनेशन, ठीक है। अच्छा 5 सिलेबल का कॉम्बिनेशन यानी ये नहीं कि हर ग्रुप में 5 सिलेबल रहेगा, मतलब जो सिलेबल का कॉम्बिनेशन होगा वैसा 5 कॉम्बिनेशन दिखने मिलेगा। अब कैसा टाइप का कॉम्बिनेशन रहेगा दैट डिपेंड्स, ठीक है। हो सकता है कि एक स्ट्रेस्ड सिलेबल के साथ एक अनस्ट्रेस्ड रहे, हो सकता है 2 स्ट्रेस्ड के साथ एक अनस्ट्रेस्ड रहे, हो सकता है दोनों ही स्ट्रेस्ड रहे, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन आता है, ठीक है। तो पेंटामीटर यानी कोई भी कॉम्बिनेशन हो, कॉम्बिनेशन 5 बार रिपीट करेगा एक लाइन में। फिर जैसे हेक्सामीटर, हेक्सा मतलब 6, तो कोई भी कॉम्बिनेशन हो वो कॉम्बिनेशन कितना बार रिपीट करेगा, 6 बार रिपीट करेगा। तो चलिए पेंटामीटर और हेक्सामीटर तो समझ में आ गया, अब समझती है डैक्टाइलिक का क्या चीज़ है ना। डैक्टाइल एक्चुअली एक तरीके का कॉम्बिनेशन है, मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको कॉम्बिनेशन बताया कि कॉम्बिनेशन भी कई तरह का होते हैं, ठीक है। तो ये डैक्टाइल एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जहाँ पे आपका जो पहला सिलेबल होता है वो स्ट्रेस्ड होता है और जो अगला 2 सिलेबल होता है वो अनस्ट्रेस्ड होता है। इसका मतलब एक डैक्टाइल में टोटल कितना, या कहा जाए थोड़ा दूसरा तरीके से अगर मैं कहूँ तो डैक्टाइल कितना सिलेबल का कॉम्बिनेशन है, 3 सिलेबल का कॉम्बिनेशन है, जिसमें से कि पहला सिलेबल स्ट्रेस्ड होता है, मतलब उसमें ज़्यादा जोर दे के पढ़ा जाता है, और जो अगला 2 सिलेबल यानी नंबर 2 और नंबर 3 जो सिलेबल होता है वो दोनों अनस्ट्रेस्ड यानी उसमें प्रेशर नहीं पड़ता। तो इस किस्म का जो कॉम्बो है, कॉम्बिनेशन है ऑफ सिलेबल्स, इसको हम लोग डैक्टाइल बोलते हैं। तो डैक्टाइल हेक्सामीटर मतलब तब आप समझिए क्या कि ऐसा एक लाइन जहाँ पे 6 डैक्टाइल या डैक्टाइल का जो कॉम्बिनेशन है वो 6 बार रिपीट करेगा। फिर डैक्टाइल पेंटामीटर मतलब ऐसा एक लाइन जहाँ पे ये डैक्टाइल वाला जो कॉम्बो है, मतलब एक स्ट्रेस्ड और 2 अनस्ट्रेस्ड का, ये 5 बार रिपीट करेगा। आशा करते हैं आप लोग को ये डैक्टाइल हेक्सामीटर और डैक्टाइल पेंटामीटर के बारे में समझ में आया होगा। तो एलिजिक मीटर क्या है? एलिजिक मीटर मतलब ऐसा एक कपलेट जहाँ पे पहला लाइन डैक्टाइल हेक्सामीटर हो और दूसरा लाइन डैक्टाइल पेंटामीटर हो। तो एंशियंट ग्रीक और रोमन लिटरेचर में ये खास विशेष राइम स्कीम में लिखा गया कोई भी पोएम को एलिजी बता दिया जाता था। तब एलिजी यानी स्पेसिफिकली किसी का डेथ में होने वाला लैमेंटेशन नहीं था, तब ये काफ़ी जनरलाइज था। तब इसमें अब थीम डेफिनेटली ऐसा बात नहीं है कि तब लिखा गया एलिजी में डेथ एक विषय नहीं हो सकता था, डेफिनेटली हो सकता था, बट लव भी हो सकता था उसका थीम हो, वॉर भी हो सकता था उसका थीम हो, कोई और भी जनरल चीज़ हो सकता था उसका थीम हो। मतलब तब जितना ना स्ट्रक्चर और फॉर्म पे फोकस किया जाता था एलिजी को मतलब जज करने के लिए, एलिजी को निर्धारण करने के लिए, कंटेंट में या थीम में उतना फोकस नहीं किया जाता था। बट अब आप सवाल करेंगे कि तब मैं जब एलिजी का
डेफिनेशन दिया। तो ऐसा मैंने क्यों बोला कि एलिजी सिर्फ जो लैमेंटेशन होता है, कि पोएम ऑफ लैमेंटेशन, जिसमें कोई मर जाता है, डेथ डिजीज वन, उसको उसका लिए एक शोक पालन किया जाता है, उसको याद किया जाता है, ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि ये हम लोग बात करें एंशियंट लिटरेचर का, क्लासिकल लिटरेचर का, जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ता रहा वैसे एलिजी का भी आपका डेवलपमेंट होता रहा, ठीक है, उसका भी कुछ चेंजेस आने लगा। जैसे अगर हम लोग बात करें तो 16th सेंचुरी में, ठीक है, इंग्लिश में, इंग्लिश एलिजी की बात कर रहा हूँ, 16th सेंचुरी आते आते इसका पहली बार ये जनरलाइजेशन हट करके ये स्पेसिफिकेशन आ गया कि हाँ एलिजी मतलब जनरली कोई जो मर गया है, कोई डेथ हो गया है, उसका मेमोरी में लिखा गया, उसका लैमेंटेशन में लिखा गया पोएम को ही हम लोग एलिजी बोलेंगे। ये स्पेसिफिकेशन, लैमेंटेशन वाला स्पेसिफिकेशन, ये लेवल कब लगा? 16th सेंचुरी आते आते। ओके, और फिर इसको दोबारा, इसको कब रिवाइव किया गया? दोबारा इस एलिजी का फॉर्म में बहुत फ्लरिश या बहुत ज़्यादा एलिजी कब लिखा जाने लगा, या इसका एकदम पीक टाइम किसको बोला जा सकता है? जो रोमांटिक एज, जिसको हम लोग 18th सेंचुरी जो जिसको रोमांटिक एज बोलते हैं, उस समय में, ठीक है। तो एक बहुत ही रोमांटिक एज में लिखा गया बहुत ही फेमस एलिजी है एडोनिस, ठीक है। 1821 में इसको पर्सी बीसी शेली ने लिखा था, ठीक है। और किसके लिए लिखा था पता है? ये लिखा था और एक बहुत ही मतलब फेमस, या जिनको रोमांटिक्स ऑफ द रोमांटिक्स कहा जाता है, जॉन कीट्स। ये भी बहुत फेमस रोमांटिक पोएट है। इनका मृत्यु से बहुत दुखद होके एक लैमेंटेशन लिखा था शेली ने, उसी का नाम है एडोनिस। ओके, तो आशा करते हैं आपको ये ओरिजिन और हिस्ट्री एलिजी का समझ में आया होगा। अब इसका चलते हैं नेक्स्ट, इसका क्लासिफिकेशन में कि एलिजी कितना तरह का होता है। देखिए, एलिजी को मेनली हम लोग 3 तरीका में भाग कर सकते हैं। 3 टाइप्स ऑफ एलिजी इज देयर। और ये जो टाइप है लेकिन कंटेंट वाइज क्लासिफिकेशन है, थीम वाइज क्लासिफिकेशन है, ना कि स्ट्रक्चर या फॉर्म वाइज, ठीक है। तो 3 क्लासिफिकेशन क्या क्या है? एक सबसे पहला हो गया पैस्टोरल एलिजी, दूसरा हो गया पर्सनल एलिजी, तीसरा हो गया इम्पर्सनल एलिजी। अब आइए एक एक करके सारा को समझते हैं। सबसे पहले आते हैं पैस्टोरल एलिजी, ठीक है। अब पैस्टोरल एलिजी क्या होता है? देखिए, पैस्टोरल एलिजी एक्चुअली पैस्टोरल पोएट्री और एलिजी ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब एलिजी तो आपको पता है क्या है, कि कोई मतलब किसी के डेथ में या किसी के लैमेंटेशन में लिखा हो गया पोएम, एक मॉर्निंग पोएम। चलिए, अब पैस्टोरल पोएट्री क्या होता है? पैस्टोरल पोएट्री मतलब एक नेचर पोएट्री। इस तरीके का मतलब यहाँ कंट्री साइड दिखाया जाएगा, ठीक है, नेचर का ब्यूटी दर्शाया जाएगा, एकदम आइडिलिक लाइफस्टाइल दिखाया जाएगा, शेफर्डेस दिखाए जाएंगे, मतलब कितना पीसफुली आदमी नेचर का ब्यूटी के साथ रह रहा है, कितना सिंपल एंड पीसफुल इनोसेंट लाइफस्टाइल है, कहीं कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, कहीं कोई ज़्यादा झमेला नहीं, एकदम आराम से आइडियल एक लाइफस्टाइल ब्यूटीफुल जिया जा रहा है, ठीक है। इस तरीके का पैटर्न को, इस तरीके का थीम को पैस्टोरल पोइट्री बोला जाता है। तो यही दोनों का कंबाइन कर दीजिए, पैस्टोरल को और एलिजी को, तो दोनों मिलके हो जाएंगे पैस्टोरल एलिजी। तब पैस्टोरल एलिजी में क्या है? पैस्टोरल एलिजी में भी जो पोएट है वो किसी अपना नियर एंड डियर कोई लव्ड वंस का जो डेथ हो गया है उसका ऊपर मोर्निंग करते हैं, उसको लैमेंट करते हैं, लेकिन जो सेटिंग होता है वो एक ब्यूटीफुल नेचुरल सेटिंग होता है, और जो मर गया है जिसका मोर्निंग किया जा रहा है, और पोएट खुद, दोनों ही ज़्यादातर केस में शेफर्ड या शेफर्डिस का तहत दर्शाया जाता है। जैसे पोएट खुद भी शेफर्ड या शेफर्डिस हो, या वो जिनको मोर्न कर रहे हैं वो भी एक शेफर्ड या शेफर्डिस हो, और पूरा एक जो नेचुरल ब्यूटी या नेचुरल आपका लैंडस्केप है वो हो, ठीक है। तो इससे क्या है कि एक ब्यूटी भी रहेगा और एक सैडनेस भी रहेगा, मोर्निंग भी रहेगा और एक तरीके का सूदिंग भी रहेगा। इससे क्या होता है कि पोएट अपना जो दुख है उसको एक तरीके से नेचर के साथ भाग कर लेते हैं, नेचर के साथ शेयर कर लेते हैं। नेचर वर्क्स हियर एज अ सूदिंग एजेंट, एज अ कामिंग एजेंट, जो अपना मैग्नानिमस पावर के सहारे इंडिविजुअल को जो दुख है, इंसान का जो दुख है उसको भुला देता है। इट वर्क्स एज अ कैथार्टिक एजेंट। ओके, अच्छा, अब बहुत फेमस पैस्टोरल एलिजी में सबसे पहले नाम आता है लिसिडस का। लिसिडस किसने? जॉन मिल्टन ने लिखा है। जॉन मिल्टन को आप लोग पहचानते होंगे, एपिक पोएट, पैराडाइज लॉस्ट जिन्होंने लिखा है, ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट एलिजी है, पैस्टोरल एलिजी है, थर्सिस। थर्सिस को लिखा था मैथ्यू आर्नल्ड ने। ये उन्होंने किसके लिए लिखा था? उनका एक बहुत ही अच्छे पोएट दोस्त थे, उनका नाम था आर्थर यूक्लो। तो उनका डिमाइस के बाद मैथ्यू आर्नल्ड ने उनका मॉर्निंग में थर्सिस लिखा था। ओके, तो ये हो गया पैस्टोरल एलिजी। अब हम लोग आते हैं पर्सनल एलिजी में, ठीक है। यही सबसे ज़्यादा कहा जाए तो फेमस या वाइड स्प्रेड फॉर्म है कि कोई मतलब
इंडिविजुअल का मौत हो गया तो उसका लेकर के लैमेंट करना या उसको लेकर के मोर्न करना, यही सबसे वाइड स्प्रेड फॉर्म ऑफ एलिजी है। ठीक है, तो आप नाम से ही समझ सकते हैं कि पर्सनल एलिजी यानी वो एलिजी जहाँ पे पोएट जो है वो अपना कोई पर्सनली रिलेटेड कोई आदमी का मर जाने की वजह से उनका दुख को अपना एलिजी में बयां करते हैं। हो सकता है वो उनका कोई फ्रेंड हो सकता है कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है कोई और नियर एंड डियर वन हो, ठीक है, लेकिन जो भी है पर्सनल लाइफ में रिलेटेड उनका एक कोई होगा जिनका मृत्यु का गम में शोक में पोएट ये एलिजी लिख रहे हैं, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड अ पर्सनल एलिजी। ओके, सबसे फेमस अगर पर्सनल एलिजी की बात करें या पूरा ऑल अब पर्सनल पेस्टोरल भाग छोड़ दीजिए, एलिजी में ही अगर सबसे फेमस एलिजी की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट नेम्स वुड बी इन मेमोरियम, नो डाउट, बहुत ही सुंदर एलिजी है। ठीक है, इन मेमोरियम 1850 में लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन का लिखा हुआ एक एलिजी है जो उन्होंने किसके लिए लिखा था, उनका एकदम बहुत ही अच्छे दोस्त आर्थर हेनरी हैलम के, ये भी बहुत फेमस पोएट थे। ठीक है, आर्थर हेनरी हैलम, तो उनका आकस्मिक मृत्यु से टेनिसन को बहुत शॉक पहुंचा था, उसी को वो अपना दर्द को बयां किए हैं इन मेमोरियम के जरिए। ठीक है, अब कुछ और भी अगर हम लोग फेमस पर्सनल एलिजी का एग्जांपल देख ले तो सबसे पहले जैसे एडोनिस आएगा, मैंने आपको थोड़ा देर पहले ही आपको एडोनिस के बारे में बताया। एडोनिस में क्या, शेली ने जॉन कीट्स का मृत्यु में दुखद होके कीट्स को मोर्न किया है एडोनिस में। ठीक है, फिर आपका ओ कैप्टन माई कैप्टन, ये भी एक बहुत फेमस पोएम है, इसने वाल्ट व्हिटमैन ने लिखा था। तो वाल्ट व्हिटमैन ने किसको मोर्न किया ओ कैप्टन माई कैप्टन में, अब्राहम लिंकन को। ठीक है, द यूएस प्रेसिडेंट। और आता है एक डब्ल्यू.एच. ऑर्डन का एक बहुत फेमस पोएम है इन मेमोरी ऑफ W.B. येट्स। तो ये तो आप नाम से ही समझ सकते हैं कि इसमें ऑर्डन ने किसको लाइक लैमेंट किया है, किसका डेथ को, W.B. येट्स का डेथ को। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं इम्पर्सनल एलिजी। देखिए, पर्सनल और इम्पर्सनल दोनों ऑपोजिट हैं, तो नाम जैसे दोनों का नाम ऑपोजिट है वैसे दोनों का कंटेंट भी ऑपोजिट है। जैसे पर्सनल एलिजी में कोई विशेष तरीके से परिचित आदमी, एक व्यक्ति था, एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल था जिसका डेथ को लेकर के मोर्न कर रहे थे पोएट। इम्पर्सनल एलिजी में वैसे कोई स्पेसिफिक आदमी है, कोई इंडिविजुअल नहीं रहता जिसका मृत्यु को मोर्न किया जाता है। यहाँ पे इन जनरल एक टॉपिक लिया जाता है, जैसे यूनिवर्सल टॉपिक, जैसे मॉर्टेलिटी इटसेल्फ, जैसे कोई भी आदमी पैदा होगा तो डेथ तो होगा ना, तो डेथ इटसेल्फ इज अ काइंड ऑफ यूनिवर्सल ओके कॉज ऑफ सैडनेस। तो ऐसा यूनिवर्सल टॉपिक को यहाँ पे लिया जाता है और उसका ऊपर आलोचना किया जाता है, उसका ऊपर मोर्निंग करके लिखा जाता है एलिजी, उसको बोला जाता है इम्पर्सनल एलिजी। ठीक है, वैसे टॉपिक में क्या आएगा, ऑब्वियसली ह्यूमन मोर्टेलिटी आएगा जो सबको इफेक्ट करता है अक्रॉस टाइम एंड स्पेस। फिर नेचुरल डीके आ सकता है, जो कैलेमिटीज आता है या जो आपका नेचुरल काफ़ी ब्लंडर्स होता है, ठीक है, काफ़ी सारा मतलब दुर्घटनाएं घटती है। ठीक है, या फिर कोई भी सॉम्बर कंटेम्पलेशन, यानी कोई भी सीरियस चीज़ को लेके, ग्रेव चीज़ को लेकर बहुत डीप थॉट करना। ठीक है, तो मतलब ऐसा सीधा बात है, ऐसा टॉपिक जो इन जनरल सबको अफेक्ट करे, कोई पर्सनल कोई स्पेसिफिक आदमी को मरने का गम वो नहीं हो, वो पूरा दुनिया को, पूरा हर समय हर स्थान को टच करने वाला एक ऐसा टॉपिक हो, ओके, जो सब कोई फील कर सकता है, इसको इम्पर्सनल एलिजी बोला जाता है। इम्पर्सनल एलिजी का भी सबसे फेमस, और सिर्फ इम्पर्सनल एलिजी नहीं, पूरा एलिजी को ही अगर माने, जैसे मैंने आपको बोला था ना कि इन मेमोरियम भी पूरा एलिजी में गिना गया एक बहुत ही टॉप फेवरेट पोएम होगा अगर पूरा ऑल अक्रॉस टाइप्स ऑफ एलिजी में देखा जाए। ठीक वैसे ही अभी मैं जो पोएम का नाम बोलने जा रहा हूँ वो भी सिर्फ इम्पर्सनल एलिजी का तो सबसे बेस्ट वो है ही है, पूरा एलिजी में भी वो वन ऑफ द टॉप फेवरेट का फेवरेट दावेदार है। मैं किसका बात कर रहा हूँ, थॉमस ग्रे का लिखा हुआ एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। बहुत खूबसूरत, बहुत फेमस पोएम है। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या लिखा था, इसमें एक कंट्री साइड का उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है और वहाँ पे जाते हुए पोएट देख रहे हैं कि ये कंट्री साइड में कितना सारा टाइप का आदमी रहता है, आपका फार्मर्स रहते हैं, ठीक है, फिर वर्कर्स रहते हैं, काफ़ी पॉटर्स रहते हैं, काफ़ी टाइप का मतलब आदमी रहता है। तो सब कोई कैसे एक जो चर्च यार्ड है उसमें सब कोई का ग्रेव है। ठीक है, अब इसमें ऐसा भी बहुत कोई का ग्रेव है जो काफ़ी टैलेंटेड था लेकिन समय से पहले जिसका मौत हो गया, कोई बहुत रिच है, कोई बहुत शायद पोअर है लेकिन कि कोई दिल का अच्छा है। तो इस तरीके से उन्होंने एक कंट्री चार्टयार्ड में जाके सारा का एक एक करके लेकर के डिस्क्राइब किया है, जिसमें उन्होंने जो ब्यूटी है, एक कंट्री साइड का जो नेचुरल ब्यूटी है वो भी बहुत अच्छे से दर्शाया है, और प्लस डेथ कैसे एक कॉमन एनिमी ऑफ ह्यूमैनिटी है उसको भी दर्शाया है, और डेथ के जरिए जो दुख होता है वो भी समझाया है। तो बहुत ही बढ़िया और प्यारा एलिजी है। ओके,
अब आखिर में हम लोग समझते हैं फंक्शन ऑफ एलिजी की, ठीक है। तो एलिजी का टाइप तो हम लोग समझ लिए, एलिजी का ओरिजिन भी समझ लिया, अब एलिजी का फंक्शन क्या होता है, मतलब एलिजी का काम क्या होता है, ठीक है ना। कि एलिजी आप एक पढ़ लिए, तो एक एलिजी, एक जो पोएट लिखते हैं वो किस चीज़ को दिमाग में मद्देनजर जो है लिखते हैं, या वो अपना रीडर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं एलिजी लिख रहा हूँ, अब मेरा रीडर पढ़ेगा तो पढ़ के उसको क्या फीलिंग्स आएगा, मैं किस लिए लिख रहा हूँ, मुझे क्या उसको कोई पर्टिकुलर मैसेज देना है, ये सब होता है फंक्शंस ऑफ एलिजी। तो आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होता है एलिजी के लिखने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है, फैक्टर होता है, वो होता है लैमेंटेशन करना, ठीक है। कि पोएट अपने कोई बहुत ही करीबी आदमी को खोए है, ठीक है, उसके वजह से पोएट का दिल में तनाव भरा हुआ है, दुख भरा हुआ है, ठीक है, उसको वो निकालना चाह रहे हैं, उसको वो लैमेंट करना चाह रहे हैं, उसको वो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, अपना जो सोल बर्डनिंग जो सॉरो है उसको वो बाहर निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एक तो ये हुआ, ये लैमेंटेशन करना और अपना अंदर का जो सॉरो है उसको वेंट आउट करना, नंबर वन। नंबर टू जो है वो है एडमिरेशन, यानी जिसको मैं लैमेंट कर रहा हूँ, मेरा कोई भी पोएट के नज़र से मैं बोल रहा हूँ, मानिए मैं पोएट हूँ, मैं कोई एलिजी लिख रहा हूँ, मेरे कोई दोस्त या कोई भी नियर एंड डियर मेरे फैमिली मेम्बर किसी का डेथ हो गया, तो अब मैं एलिजी लिख रहा हूँ। अब आप ही सोचिए, कॉमन सेंस है, अगर मैं किसी को याद करके लिखूंगा तो जाहिर सा बात है उसका बारे अच्छा चीज़ ही बताऊंगा। अब ये तो नहीं बताऊंगा ना कि उन्होंने पूरे ज़िंदगी भर क्या गलती किया है, क्या उल्टा सीधा काम किया, डेफिनेटली वो नहीं बोलूँगा। तो कोई भी पोएट अपना एलिजी जिसको लेके लिखते हैं उसका हमेशा एडमिरेशन ही करते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये भी एक फंक्शन रहता है, ये भी एक हिडन टारगेट दिमाग में रहता है कि मेरा एलिजी को पढ़ करके सिर्फ मेरा अपना इमोशन तो बाहर निकलेगा ही, वेंट आउट होगा ही, मुझे एक रिलीफ मिलेगा ही, लेकिन प्लस जिसका बारे में एलिजी लिख रहा हूँ उसके बारे भी सबको पता चलेगा कि हाउ गुड ही वॉज, हाउ ग्रेट ही और शी वॉज, ठीक है। और एक जो आखिरी फंक्शन हम लोग कह सकते हैं एलिजी का, वो है एक कॉन्सोलेशन में पहुंचना, ठीक है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक लैमेंटेशन तो रहता ही है कि मैंने पूरा जो दुख है, ठीक है, मेरा कोई करीबी का मौत हो गया, अब उसमें मैं बहुत दुखी हो गया हूँ, अब मैं उसको निकाल रहा हूँ, ठीक है, मैं लैमेंट कर रहा हूँ, मैं अपना शोक को निकाल रहा हूँ। लेकिन फिर एक टाइम में एलिजी के खास करके आखिर में पार्ट में आ करके हर एलिजी में कम ज़्यादा आपको ये देखने को, कॉमन चीज़ देखने को मिलेगा कि एवरी पोएट बिकम्स वेरी स्टोइक। स्टोइक का मतलब क्या है? स्टोइक का मतलब जिसको कोई भी तरीके का इमोशन से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म नहीं हो जाता, खुशी में भी बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होता, दुख में भी बहुत ज़्यादा एकदम मतलब ब्रेक डाउन नहीं कर जाता, बैलेंस रखता है वो अपना, इसको स्टोइक बोला जाता है। तो आखिर के चलते एलिजी का एंड में आते आते पोइट्स भी इस स्टेट में पहुंच जाते हैं कि उनका जो मानसिक, जो उनका तनाव था, जो टर्मोइल था मेंटल, वो दुख उन्होंने अब निकाल दिया है। अब वो धीरे धीरे एक एक्सेप्टेंस लेवल में पहुंच गए हैं, उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि डेथ कैन नॉट बी अवॉइडेड, जो चल गया वो चल गया, वो और लौट के ना आएगा दोबारा। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग बस उसको अपना यादों में सजा के रख सकते हैं, लेकिन उसका लिए ज़िंदगी भर ऐसे पाइन करके अपने आप को भी बर्बाद कर देना, सारा चीज़ रोक देना, ये कोई काम का काम नहीं, क्योंकि दुनिया नहीं रुका रहता, दुनिया का लॉ ऐसा नहीं है, नेचर का लॉ ऐसा नहीं है, ठीक है। नेचर नेवर पॉजेस, टाइम नेवर पॉजेस, डेथ नेवर पॉजेस, सो वी ऑल्सो शुड नॉट पॉज आवर सेल्व्स, ठीक है। तो ठीक है, जो गए उनका दुख तो हमेशा रहेगा, दिल में हम लोग उसका दुख रखेंगे, हम लोग उनको याद करते रहेंगे, लेकिन रुकना नहीं है, ठीक है, लाइफ कंटिन्यू होगा। तो ये जो एक एक्सेप्टेंस लेवल में आ जाना है, कॉन्सोलेशन में आ जाना है, ये एक तरह का कैथारसिस हो जाता है, जो एक प्यूरिफिकेशन हो जाता है कि जो मतलब आपका ओवरवेलमिंग इमोशन था दुख का, वो धीरे धीरे निकल करके आप एक शांत स्थिति में पहुंच जाते हो। तो ये कॉन्सोलेशन का काम भी करता है। तो ये था एलिजी के बारे में पूरा डिस्कशन। आशा करते हैं आपको एलिजी पूरा समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 सपोर्ट अस गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और कोई और भी टॉपिक में कोई और भी लिटरेरी टर्म्स या लिटरेरी क्रिटिसिज्म, थ्योरी या पोएम या कोई भी चीज़ में आपको हेल्प का दरकार है तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, वी विल श्योरली मेक वीडियो ऑन दैट एज वेल। और प्लीज़ आप लोग नोटिफिकेशन बिल अवश्य टर्न ऑन करके रखिएगा, क्योंकि ऐसी और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हम लोग लाने वाले हैं एक एक करके, तो एक भी वीडियो आप लोग से मिस ना हो जाए, अवश्य इसके लिए नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन करके रखिएगा। And thanks for watching guys, thanks for supporting, thank you.